हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक बातें समझ लें अच्छे से। तो मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलर यूनिट है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल आपस में मिलकर के बनाएंगे सेल। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं ना? आप अच्छे से समझ लीजिए। मॉलिक्यूल वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल मिलकर सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सब मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सेल मिलकर के टिश्यू का, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। हाथ पैर, हाथ पैर क्या मतलब, जैसे कि लीवर, स्टमक, ये सब भी ऑर्गन ही है। और ऑर्गन सिस्टम मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनकर तैयार होना। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट बनने के, ये हार्ट बन गया, और हार्ट बनने के बाद पूरा सर्कुलेशन हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। फिर ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक प्राणी बनाते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज़ भी कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन, हम लोग मैमल एक ऑर्गेनिज्म है, हमारी एक स्पीसीज़ है, और हमारी स्पीसीज़ मिल करके बनाती है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मिल करके बनाती है कम्युनिटी, नीचे लिखना था, और कम्युनिटी मिलकर के बनाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोसिस्टम मिलकर के बनाता है बायोस्फीयर, सॉरी बायोम पहले बनेगा। इकोसिस्टम मिलकर के बनेगा बायोम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड स्केप भी कहते हैं, लैंड स्केप। और बायोम से मिलकर के बनेगा हमारा बायोस्फीयर, जिसे हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, इकोस्फीयर। मेरे ख्याल से हमने पूरी कोशिश की है, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, मतलब किसको क्या कहते हैं अच्छे से समझ लीजिए आप अच्छे से। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल, चूँकि जीवों के मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसे बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल मतलब बायो को तोड़ दीजिए तो बायो और मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। जीवों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल को ही बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। ये दो टाइप के हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल एंड माइक्रोमॉलिक्यूल। हम किस बेस पर ये डिफाइन करेंगे कि ये माइक्रो और मैक्रो है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CCl3COOH यानी ट्राई, इसमें बायोमॉलिक्यूल को पहले कूट करके और फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व करने के बाद फिल्टर पेपर से जब फिल्टर करेंगे तो जो नीचे सबस्टेंस मिलेगा माइक्रो होगा। जाहिर सी बात है, नीचे छन करके छोटे पार्टिकल ही नीचे जाएंगे और बड़े पार्टिकल ऊपर फिल्टर पर रुक जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्रो, और ये हो गया हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल। हम किस बेस पर कहेंगे कि ये माइक्रो है और ये मैक्रो है? जिसका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, और जिसका वेट 800 या 1000 के ऊपर होगा, डाल्टन के ऊपर होगा, वो मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। लेकिन इसमें लिपिड क्या है, लिपिड का वेट कम ही होता है लेकिन वो ऊपर ही रह जाता है। तो हम लिपिड को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में लिखते हैं, लेकिन वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये एसिड इनसॉल्युबल है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एसिड इनसॉल्युबल है या रिटेंटेंट है, और ये एसिड सॉल्युबल है, या फिर इसे फिल्ट्रेट कहेंगे। अब इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये सारे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे, जो बड़े बड़े फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। न्यूक्लिक एसिड का है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो वो माइक्रो में आएगा। पॉलीसेकेराइड का मोनोमर है मोनोसेकेराइड, ग्लिसरॉल, जो भी माल्टोज, मतलब माल्टोज तो डाइसेकेराइड है, आपके माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे। फास्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों सॉल्युबल में मिलेगा, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। आप अपने से ही समझिए कि न्यूक्लियोसाइड में या न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट बॉन्ड और नाइट्रोजनस बेस ये होते हैं, तो ये सारे अगर इनसॉल्युबल मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये सॉल्युबल में ही मिलने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हमारा तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल में ही मिलता है। अब अगर इनऑर्गेनिक की बात हो रही है तो इसी के साथ ये भी समझ लेते हैं कि सोडियम जो है Na हमारा मोस्ट अबंडेंट होता है कहाँ पर? इंट्रासेलुलर। मोस्ट अबंडेंट मतलब ज़्यादा पाया जाता है इंटर सेलुलर, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न रहता है, हमें भी समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। जैसे ये दो सेल है ना, तो इन दोनों सेल के बीच की स्पेस को इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल के बाहर का स्पेस है, तो इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहेंगे। इस सेल के बाहर का स्पेस है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इस सेल के बाहर का है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, मगर इन दोनों सेल के बीच में पाया जा रहा है तो उसे इंटर सेलुलर कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा बाहर, सेल के बाहर क्या मिलता है? सोडियम मिलता है, और सबसे ज़्यादा अंदर क्या मिलता है? पोटेशियम, ठीक है। माने हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि पोटेशियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो हमने बात की थी कि सेलुलर पुल है, सेलुलर पुल जो हमने वर्ड यूज़ किया था उसमें इनऑर्गेनिक
और ऑर्गेनिक दोनों होंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड होते हैं। और जो हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना, बायोमॉलिक्यूल हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हमने बताया था ना कि नाइट्रोजनस अरे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो वो हमारा और बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और नाइट्रोजन फास्फोरस और सोडियम ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सेलुलर पूल इन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो हम पहले प्रोटीन पढ़ते हैं, लेकिन हमें प्रोटीन का भी मोनोमर समझना होगा, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रोटीन समझने में आसानी हो जाएगी। अमीनो एसिड कुछ भी नहीं है, देखिए आप नाम से ही देखिए, एक अमीन ग्रुप होगा उसमें और एक एसिड होगा, मतलब कि उसमें बेसिक वाला भी कैरेक्टर होगा और एसिडिक कैरेक्टर दोनों होगा। तो अमीन ग्रुप क्या होता है हमारा NH2 और एसिड हमारा क्या होता है COOH। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों हो, तो ये हमारा हो गया NH2 और ये हो गया हमारा COOH। और यहाँ पर हमारा H लगा हुआ है, यहाँ पर हम R लिखते हैं। अभी हम अच्छे से समझते हैं इस बात को। पहले तो ये समझ लें कि अमीनो एसिड है तो ये दोनों होंगे, ठीक। इस साइड हमारा एन टर्मिनल है, मतलब अभी जब और ऐड होते जाएंगे तो ये हमारा अमीन ग्रुप है और ये हमारा एसिड ग्रुप है। केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना कि एसिटिक एसिड कुछ भी एसिड ये डिनोट करता है। अब हम आर के जगह पर अगर हम एच लिखें, आर वेरिएबल होता है ना, आर की जगह हम आर जोड़ें या CH3 जोड़ें या C2H5 जोड़ें या C3 कुछ ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो आर की जगह पर हम अपना सबसे सिंपल अगर हम एच ही जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन करके तैयार होगा ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड का क्या नाम हो गया ग्लाइसिन। ये सिंगलेट अमीनो एसिड है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। अब अगर हम आर की जगह पर एच न जोड़ करके हम क्या जोड़ दें CH3 जोड़ दें तो हमारा कौन सा कंपाउंड अमीनो एसिड बनेगा एलेनिन। ठीक है। ये हमारा H को जोड़ने पर मिला था और ये CH3 को जोड़ने पर मिला था R की जगह पे। अब R की जगह पे अगर हम CH2OH जोड़ दें, CH2OH माने अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। CH2OH जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा सेरीन। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा सेरीन, क्या OH कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब अगर हम CH2OH हटा करके जोड़ दें CH2SH सल्फ़र, अगर हम CH2SH जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा सिस्टीन की स्पेलिंग क्या होती है सिस्टीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। जो खुर कीराटिन है जानवरों के नाखून, मतलब हमारे नाखून बाल खुरों में, जानवरों के सींग में, यही जो हार्डनेस होती है ना ये सिस्टीन की वजह से होती है, इसी अमीनो एसिड की वजह से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अमीनो एसिड जो है ये मेथेन ग्रुप का सब्सटीट्यूटेड है। मेथेन ग्रुप क्या होता है CH4 होता है, यानी कि एक कार्बन से चारों जगह पर क्या हो हाइड्रोजन जुड़े हों। अब हम हाइड्रोजन हटा करके अलग अलग चीज़ें जोड़ दिए तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये कार्बन का ही सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब इसी टाइम पे हम ये भी समझ लें कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, वे कार्बन जिसमें दो आयनाइजेबल ग्रुप अटैच होता है। क्या आयनाइजेबल ग्रुप था हमारा NH2 और COOH। ये तो कन्फर्म है, ये दोनों रहेंगे ही, यहाँ पर भी H रहेगा और यहाँ वाले चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये दोनों तो कन्फर्म है ना, दोनों आयनाइजेबल ग्रुप है। तो इसे हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं अल्फ़ा कार्बन सारे ना, सॉरी अल्फ़ा कार्बन तो सारे हो गए। और कायरलिटी, यहाँ पर अब बात कायरलिटी की होगी। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिस पे चारों ग्रुप अलग अलग हों, ठीक है। और अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो वो कार्बन कायरल कार्बन होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर ग्लाइसिन की बात करें तो वहाँ पर चार अलग अलग ग्रुप ना होकर के दो सेम ग्रुप और दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो ये ग्लाइसिन हमारा एक्सेप्शन है कि ये कायरल कार्बन नहीं है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। अब हाइड्रोलिसिस
प्रोटीन का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमीनो एसिड मिलेगा। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड मिलता है, और अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। माने प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब इस प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, अरे जल डालना पड़ेगा। प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड प्राप्त करना है, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड प्राप्त करना है, तो हमें H2O क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो जस्ट इसका अपोजिट, अमीनो एसिड से जब हमें प्रोटीन मिलेगा तो वो क्या करेगा? H2O निकलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड के डिहाइड्रेशन प्रोसेस या कंडेंसेशन प्रोसेस से प्रोटीन बनता है। डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस में H2O निकलता है। अब इसी टाइम पर हम ये भी समझ लेते हैं कि जब दो अलग अलग ग्रुप हैं, यानी कि एसिड और एमीन दोनों ग्रुप है, तो ये भी अमीनो एसिड का एक ये भी कैरेक्टर है कि वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। मतलब वो एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों कैरेक्टर रखता है, जैसा इसको कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड इज़ अ एम्फोलाइट्स, बिकॉज ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, इसलिए इसको हम एम्फोलाइट्स भी कहते हैं। अब अमीनो एसिड के टाइप्स ले लेते हैं हम, कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड कितने तरीके के होते हैं। अमीनो एसिड हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमीनो एसिड को। तो पहला तो है हमारा न्यूट्रल, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना ही बेस है। ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। दूसरा हम कह दे रहे हैं कि एसिडिक है, एसिडिक अमीनो एसिड। तीसरा हम कह दे रहे हैं बेसिक है। चौथा हम कह रहे हैं अल्कोहलिक है। और पांचवा हम कह रहे हैं कि सल्फर कंटेनिंग है। सल्फर आपने देखा ना, सिस्टीन है ना सल्फर कंटेनिंग, और भी है सल्फर कंटेनिंग है। छठवां है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल हमारा ग्लाइसिन हो गया, क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों क्या है? समान है। वैलिन हो गया और एलेनिन हो गया। आपने देखा था ना कि अमीनो ग्रुप और COH ग्रुप एक ही था, तो एलेनिन हो गया। एसिडिक में क्या है? हमारा COOH ग्रुप ज़्यादा होगा, या COOH होगा या OH होगा, मतलब COOH ग्रुप ज़्यादा होगा तो हमारा एसिडिक होगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, COOH इज़ मोर देन 2 NH2 इन दिस अमीनो एसिड। तो ये हमारा है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब है हमारा बेसिक अमीनो एसिड, तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, NH2 ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू COOH। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, अपना नोट्स अपने हाथ से कोशिश किया करिए बनाने का। हम एसिडिक अमीनो एसिड को कह सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज होता है, और बेसिक अमीनो एसिड को कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। बेस क्लियर है तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चूँकि हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। अल्कोहलिक अमीनो एसिड की बात है तो उसका एग्जाम्पल है हमारा, अल्कोहल है तो OH ग्रुप होगा, उसका एग्जाम्पल है सेरीन एंड थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। ठीक, अब सल्फ़र कंटेनिंग है तो सल्फ़र कंटेनिंग तो सिस्टीन, सिस्टीन की वजह से ही अमीनो एसिड में हार्डनेस आती है, और मेथियोनिन, सिस्टीन और मेथियोनिन है सल्फ़र कंटेनिंग। ठीक है, और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में हमारा आएगा टायरोसिन, टायरोसिन, फेनिल एलानिन,
ये सब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। ट्रिप्टोफैन, ये सब आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये फेनिल एलानिन आपने इसेंशियल नॉन इसेंशियल में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। टायरोसिन को हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। आप प्लीज़ रिवीजन करते रहा करिए। प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन आप ऐसे अपने माइंड में रखिए। और ट्रिप्टोफैन है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इसका बहुत बड़ा रोल है। और इंडोल ट्रिप्टोफैन इंडोल एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर होता है। और आपका डोपामीन और थायराइड हार्मोन का T3 होता है। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का T4 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, या अभी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आपको सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। बस आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। एक बार पढ़ने के बाद ज़रूर रिवाइज करिए। अब अमीनो एसिड के बाद दो टर्म आपको और सुनने को मिलेगा। एक होता है इमीनो एसिड, इमीनो एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NH2 नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस NH2 ना हो करके क्या हो जाएगा, NH होगा, ठीक है। सारे सब कुछ सेम रहेगा, NH2 ना हो करके NH हो जाएगा। तो इसको इमीनो ग्रुप पढ़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोलीन। प्रोलीन कहीं ना कहीं आया होगा, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और एक और वर्ड यूज़ होता है एमाइड, एमाइड। तो अभी आपने पढ़ा है ना, ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड, ये जो है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसी से बनेगा, इसका एमिडेशन हो जाएगा और बनेगा एस्पारिजीन और ग्लूटामीन, एस्पारिजीन एंड ग्लूटामीन। क्या हो जाएगा, एमिडेशन हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ये भी समझ लेते हैं, एक आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। तो ये दोनों क्या, इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। अभी बताते हैं इसके बारे में। इसको आप एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, माइंड में रख लीजिए। सेमी इसेंशियल है ये। और लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों मिलकर के हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एरो लगाना था, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं ये दोनों मिलकर के, ठीक है। अभी तो आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि इन सब से मिलकर के ही प्रोटीन बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ अ प्रोटीन। हमने ये जो सारे अमीनो एसिड पढ़े हैं ना, ये सारे अमीनो एसिड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, हाँ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं। यानी अमीनो एसिड को अगर बड़े बड़े तौर पर बांटा जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, एसिडिक, बेसिक, सल्फ़र, एरोमेटिक, एल्कोहलिक, न्यूट्रल, ये सारे स्टैंडर्ड में आते हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं वो नॉन स्टैंडर्ड में आएंगे। इसका भी नॉन स्टैंडर्ड, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीनो, मतलब उसमें नॉन प्रोटीनोजेनिक। इस वाले में प्रोटीन नहीं होगा। और ये वाला क्या है, प्रोटीनोजेनिक। ये सारे प्रोटीन में प्रोटीनोजेनिक, ये सारे प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे ये सारे। और इसके जो प्रोटीन नहीं बनाएगा वो भी अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होता है। और वो कहाँ होता है, यूरिया साइकिल फॉर्मेशन में उसका रोल होता है। यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल या क्रेप्स हैंसलीड, ठीक है, क्रेप्स हैंसलेट नहीं, क्रेप्स हैंसलीड साइकिल क्या था, ऑर्निथीन, या फिर क्रेप्स हैंस लीड साइकिल, और या फिर हम लीवर साइकिल कहेंगे उसे, साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल है, ठीक है, इतने नाम हैं उसके। तो इन सब में जो एमिनो एसिड यूज़ होगा वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड या नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड होगा। और जो प्रोटीनोजेनिक पार्ट है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब एमिनो एसिड भी हमारी बॉडी में कुछ एमिनो एसिड पहले से होते हैं, ये 20 टाइप के होते हैं। तो इसमें 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं और 10 नहीं बनते, जिसे हमें बाहर से लेना होता है। तो जो बाहर से लेना होता है वो ज़रूरी होता है, मतलब लेना है हमें, उसको हमें अपनी बॉडी में बाहर से लेना है तो वो इसेंशियल में आएगा। और जो नहीं लेना, जो हमारी बॉडी में बना हुआ है, बन जाता है, वो नॉन इसेंशियल में आएगा।
लेकिन अभी जस्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया ना एक वर्ड सेमी इसेंशियल, तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल वर्ड यूज़ हो गया है, तो वो भी देख लेते हैं इसी टाइम पे हम। सूखा नहीं है अच्छे से। इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि एक हिल है, कोई पहाड़ है, हिल है, और हिल पर एमटीवी रखी हुई है, एमटीवी चैनल लगा हुआ है, और यहाँ पर ऐसे एक नल बना हुआ है। यहाँ पर एक नल बना हुआ है, तो क्या हम कहेंगे हिल एमटीवी और टैप। हिल पर एमटीवी है और उस पर क्या है, टैप है। तो हिल से हो गया हमारा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आपको याद आ रहा है ना एरोमेटिक, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन। अभी तक जितने भी अमीनो एसिड खोजे गए हैं, अभी लास्ट ये थ्रियोनिन ही है। और आर्जिनिन, याद है ना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल है। और ये है फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन एरोमेटिक है ना ये दोनों। ठीक है, ये हो गए हमारे इसेंशियल। फिर उसके बाद नॉन इसेंशियल क्या है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरेनिन, ग्लूटामीन, सिस्टीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, टायरोसिन, ये सारे हमारे नॉन इसेंशियल में आएंगे। उसको भी लिख देते हैं। ये हो गए हमारे नॉन इसेंशियल। ठीक है, आपको मेनली इसेंशियल लर्न कर लेना है, बाकी जो बचे हैं वो सारे नॉन इसेंशियल में आएंगे। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अमीनो एसिड सारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। एक क्विक रिवीजन है, आप इसे ऐसे ही अपने बुक में कॉपी में लिख सकते हैं। आप अपने से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको याद होगी बातें।